दोस्तों, अगर आपने स्टॉक मार्केट में 1-1.5 साल पहले से इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत की है, ये सोचते हुए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत बने रहना है, लेकिन 14% की गिरावट के बाद आपके मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना पोर्टफोलियो सेल करके एग्जिट कर लिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कंपनियों के एग्जांपल्स के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाली है, तो वीडियो को पूरा का पूरा जरूर से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गाना याद दिलाता हूं, बहुत ही फेमस गाना है जिसके बोल हैं, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। इसका सीधा सीधा अगर हम रिलेशन करें स्टॉक मार्केट से और करंट सिचुएशन को देखें, तो चमन में हमारे बहार जो है जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहारें आती हैं, बहारें आती रहेंगी। इस बात पे हमें ध्यान देके चलना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में देखिए, गिरावटें होती रहती हैं, कभी कभी बड़ी गिरावट होती है। ये 4 जून की गिरावट है, जिस दिन हमारी काउंटिंग हो रही थी। गिरावट के बावजूद उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिली। अब ध्यान दीजिए, तो जब स्टॉक मार्केट में गिरावटें होती हैं, तो गिरावटें होने के साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिन सिम्टम्स को हमें समझना होता है। लेकिन जब मार्केट में ऊपर की मूवमेंट होती रहती है, तब जब रेड कैंडल भी बनती है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, रेड कैंडल जब जब बनती है, तब रेड कैंडल्स में पीछे की नीचे की तरफ जो पूंछ होती है, ये जो टेल होती है, राइट, कैंडल की टेल होती है, ये लंबी बनती हैं। क्योंकि यहाँ पर भले ही देखने में हमें एक रेड कैंडल दिखती हो, लेकिन उसको नीचे से बायर्स पुश कर रहे होते हैं। यहाँ पे पुश मिल रहा होता है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अगर हम करंट सिचुएशन देखेंगे, तो करंट सिचुएशन में आपको कुछ उल्टा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो करंट सिचुएशन में क्या होता है, जब मार्केट को गिरना होता है, तो जो टेल होती है वो ऊपर से बनने लगती है। यानी कि भले ही यहाँ पे रेड या ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही हो, आपको सेलर्स यहाँ पे हावी होते हुए दिखाई देते हैं। और सेलर्स हावी होते हुए कब से दिखाई दे रहे हैं? सितंबर 2024 से। सितंबर 2024 के महीने से मोस्टली जो एफआईआईज हैं वो सेलर्स की पोजीशन में आ चुके हैं, और हमें बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी 14% के आसपास गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या 14% की गिरावट हमें ये इशारा कर रहा है कि स्टॉक मार्केट रूपी चमन में बाहर के लौटने का फिर से एक तरह से दस्तक मिल चुका है। तो उसके लिए हम देखते हैं 1 मंथ का कैंडल स्टिक चार्ट। अब 1 मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट पे आप देखिए, तो जब जब यहाँ पे गिरावट हुई है, तब तब एक नया हाई बना है। चाहे कोविड की गिरावट हो, एक नया हाई बना है, चाहे 2015 की गिरावट हो, एक नया हाई बना है। तो यहाँ पे जो गिरावट हो रही है पिछले 4-5 महीनों से लगातार हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। ये सेलिंग पिछले 1-1.5-2 साल पहले जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत की होगी, उनके लिए बहुत ही दुखदाई होगा। लेकिन जो अगर इस प्रेशर को झेल जाता है, लॉन्ग टर्म में बना रहता है एटलीस्ट 3 से 5 सालों के लिए, तो उनको वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी देखने को मिल सकती है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी गिरावट वरदान साबित हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कितना नीचे जाएगा। उसको प्रेडिक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप उनको देख सकते हैं। कुछ लोग बताएंगे कि भैया 22,000 के नीचे चला जाएगा, कुछ लोग वहाँ पे बताएंगे कि 21,000 तक चला जाएगा। हमें सिंपल सा इतनी बात समझना है कि 14% ऑलरेडी गिर चुका है। 14% के नीचे गया तो प्रेशर बहुत बड़ा आएगा, और अगर 15-20% के नीचे मार्केट गिर गया तो वहाँ पे एक तरह से स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन आ जाएगी। अब स्टॉक मार्केट क्रैश बहुत ही बिरले देखने को मिलता है मार्केट में, 40-50 साल में एक बार देखने को मिलता है 30-35-40% की गिरावट मार्केट में ओवरऑल। तो ऐसे में यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 15% की जो गिरावट दिख रही है, वो गिरावट फर्दर और नीचे जाने के संकेत हमें कम मिल रहे हैं। खासतौर पे अगर हम अपने ओवरऑल इकोनॉमी को देखें, अगर हम अपने आसपास हो रहे कुछ डिसीजंस पर ध्यान दें। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, कोई रिसेशन जैसी सिचुएशन नहीं है, कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे
इन्फ्लेशन जो है 4% से कम पे चल रही है। कतर एक बहुत बड़ा निवेश करने वाला है, हालांकि वो आगे का प्लान है, बट ऑल इन ऑल ये सब जो सेंटीमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ टेस्ला का भी प्लान चल रहा है कि भारत में वो टेस्ला जो है आएगी, और ये सभी क्यूमुलेटिव वे में एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंपनियों के एग्जांपल्स लेते हैं। ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अब यहाँ पे किसी तरह का अगेन रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं है, डिस्कशंस के लिए एग्जांपल्स में कंपनियों के नाम लेने पड़ते हैं। हम यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लाइव प्राइसेस शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जून 2023 में करीब 85 रुपए के आसपास था ये, और ये एक कंसोलिडेशन बना रहा था। तो जब भी हमने डिस्कस किया है बॉक्स स्ट्रेटेजी, बॉक्स में क्या होता है, जब भी कंसोलिडेशन बनता है राइट, तो एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे जैसे कि यहाँ पे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार यहाँ पे आया, चौथी बार जैसे ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पर, उसके बाद देखिए एक नए हाई बन गए। अब हम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं जनरली, जब ऐसा चल रहा होता है माहौल, चमन में बहारें नहीं रहती हैं, तो हमें ये लगता है कि छोड़ो इसको, हटाओ, कौन जाए इसके पास। और जैसे यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं, बायर्स इसको खींच के ऊपर ले जाने लगते हैं, हमारे अंदर आ जाता है फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और हम इसको हाई प्राइसेस पे बाई करने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए 180 रुपये के आसपास से मार्केट में ये जो पर्टिकुलर कंपनी है नीचे गई है या ऊपर गई है। आप लोग आज के प्राइसेस देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए। आज की तारीख है 19 फरवरी 2025। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर हमें पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर हमने उसके बिजनेस के बारे में स्टडी कर रखा है, तो हमें गिरावट पे या ऐसे जब कंसोलिडेशन हो रही होती हैं तब इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ पे एवरेज प्राइसेस मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर FII DII के ध्यान दें हम डाटा पर, तो बहुत दिनों बाद, बहुत हफ्तों बाद, इनफैक्ट कई महीनों बाद इनफैक्ट जो सेलिंग हो रही थी FIIs की, वो बाइंग में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। 18 फरवरी 2025 के दिन करीब 4,786 करोड़ रुपए के आसपास नेट बाइंग की है भारतीय मार्केट में FIIs ने, और 3,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे DIIs ने बाइंग की है। तो ऑल इन ऑल ये एक शुभ संकेत हो सकता है। हालांकि हमें अगले कुछ दिन तक वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि वाकई में FIIs वापस आए हैं, या हाथी के जो बड़े बड़े पैर होते हैं उन बड़े पैरों में से दूसरा पैर उन्होंने रखा है टब में। अब ये टब वाली थ्योरी आपको डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक FIIs या DIIs या बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करते हैं, जब रिटेल इन्वेस्टर्स को निकालना होता है मार्केट से, तो भरे टब में वो पहले एक पैर अपना रखता है हाथी, और एक पैर जैसे ही रखता है वहाँ पे बहुत बड़ी हलचल होती है, वहाँ से टब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स डर के मारे कि भाई टब में हलचल हो रही है। फिर कुछ समय बाद हलचल शांत हो जाती है, कुछ समय बाद सबको ये लगता है कि अब टब में शांत हो गई है हलचल, हम भी चलते हैं उसके अंदर। फिर जैसे ही धीरे धीरे कुछ बायर्स आते हैं, फिर से एक बड़ा पैर वहाँ पे हाथी रखता है, और जैसे ही हाथी बड़ा पैर रखता है, जो बचे कुचे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। फिर आराम से FIIs रूपी हाथी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कम प्राइसेस पर। तो इस बात को, इस साइकोलॉजी को हमें समझना है जब भी हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, FII ऐसा नहीं कि पहले नहीं सेल करते थे, FIIs पहले भी हैवी सेलिंग किया करते थे, हैवी बाइंग किया करते थे, चाहे 2020 की बात हो चाहे 2019 की बात हो। हर साल कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें कि वो सेलिंग करते रहते हैं, इस बात को भी हमें समझ के चलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 18 फरवरी के दिन 20.4 के आसपास आ चुका है प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी 50 का, 3.42 के आसपास प्राइस टू बुक रेशियो आ चुका है। अब यहाँ पे क्लियर कट अगर 20 के नीचे प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला जाता है तो ये अंडर वैल्यूड सेगमेंट में मार्केट आ जाएगा, अभी भी अंडर वैल्यूड सेगमेंट के आसपास है। 15 के नीचे जाता है तो वहाँ पे जैसे रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, उस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए 15 के नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे 15 से 20 के बीच में भी अगर रहता है तो क्या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब एक कंपनी का एग्जाम्पल जो हमने लिया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, उसके देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में कैसे चेंज होते हैं। देखिए 2016 में तो 35 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, 2018 में 5, 5.5 आ गया, 2022 में 4.5 के आसपास आ गया। यहाँ पे देखें तो जनवरी में करीब करीब 17 के आसपास चल रहा है। अब 35 का पीई जो है
ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कहलाता है। लेकिन यहाँ पे 35 के बावजूद पीई में गिरावट हुई और पीई में गिरावट होने के साथ ही साथ 4-5 के आसपास भी पीई आ चुका था इस पर्टिकुलर कंपनी का। अगर हम प्राइसेस पे ध्यान दें कि प्राइस कैसे मूव कर रहे थे, तो प्राइस आप देखिए जब पीई यहाँ पे 35 के आसपास था उसके बाद से पीई में गिरावट हुई थी, प्राइसेस में भी गिरावट हुई, प्राइसेस में अपवर्ड मूवमेंट हुई, पी में भी अपवर्ड मूवमेंट हुई। तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कोरिलेशन है प्राइस और अर्निंग पर शेयर के साथ, वो हमें समझना होगा। जरूरी नहीं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कई कंपनियों का बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो डज नॉट मीन कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अगर हम सेल्स रिकॉर्ड्स देखें तो 4,61,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स थी 2013 में। यहाँ पे 2021-22 आते आते बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ ये भी हमें समझना होगा, इसकी स्टडी करनी होगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे आप देखिए तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो गई। तो सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखाई दी। हालांकि 2020 में यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिली थी। तो ऑल इन ऑल कंपनी को अगर हमें एनालाइज करना है, कंपनी को अगर हमें जज करना है इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हमें उसके सेल्स रिकॉर्ड पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स ग्रो कर रही है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स इंटैक्ट रहे हैं, प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग नहीं सेल करते, लेकिन FIIs DIIs कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप देखिए तो आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो रही है इसके बारे में हमें समझना चाहिए और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स डिटेल में हमें स्टडी करनी चाहिए। अब फंडामेंटल्स कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में हमने पहले वीडियोस बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को देखते हैं। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड 2020 में करीब करीब 154 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। 154, आप सोचिए 154 के पी पे कोई कंपनी मिल रही है और उसमें क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसका सवाल है नो एज पर बुक्स। लेकिन 154 के बाद यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में गिरावट भी हुई और गिरावट होने के साथ यहाँ पे 2022 में करीब करीब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51 के आसपास था। अब प्राइस अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 155-157 के आसपास था, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस में गिरावट नहीं हुई। तो जनरली हमारा मानना क्या रहता है कि 155 का पीए है तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, प्राइसेस गिरने चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस नहीं गिरे, राइट। अब प्राइसेस जाके यहाँ पे गिर रहे हैं। अब क्यों गिर रहे हैं उसके पीछे हम डिस्कशंस में नहीं जा रहे हैं। अगेन एज पर सेबी रूल्स वहाँ पे एक तरह से करंट प्राइसेस पर डिस्कशन की बात आ जाएगी। फिलहाल हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपको जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, जो मोटिवेशन देना चाह रहे हैं, आई थिंक उस पर्टिकुलर मोटिवेशन को आप क्लियरली यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं इसके सेल्स में। अब देखिए 2013 में 2001 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स थी, ये 6 गुना बढ़ी 2022 तक। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ देखिए नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी थी, यहाँ पे आपको करीब करीब 200 गुना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी 2013-2014 के बाद। तो सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होनी ही होनी चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा मैटर नहीं करता है इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में, इस बात का भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए, ठीक। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग में मार्केट में अगर गिरावट हुई हो तो मार्केट गिरावट जो है नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में आने का मौका देती है। तो नए इन्वेस्टर्स अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जरूर से जरूर ओपन करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मार्केट ग्रो करेगा। तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से एंजल वन या फायर्स के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ध्यान रखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे या हम पार्टिसिपेट करेंगे, FIIs का असर उतना कम से कम रहेगा। हमने देखा कि FIIs ने कल के दिन यानी कि 18 फरवरी 2025 के दिन बाइंग की है। ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि आज के दिन क्या वो बाइंग करेंगे, क्या हाथी का पैर जो उन्होंने टब में रखा है वो रह जाएगा या वाकई में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी FIIs की।
तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो कमेंट जरूर से जरूर करिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए। अगेन यहाँ पे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो आप हमें मोटिवेशन एक तरह से दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 8-9 महीने में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे अंदर। खासतौर पर जो भी ईमानदार फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको इन्फ्लुएंसर का टैग दे दिया गया है और बहुत सारी नेगेटिव बातें की जा रही हैं। इसका भी असर पड़ा है स्टॉक मार्केट में। फिर कभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको मोटिवेशन दिया जा सके और मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकें, इसके बारे में मोटिवेट किया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने दोस्तों में शेयर मार्केट के बारे में जानकारियाँ शेयर करते रहिए, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सके।